हेलो फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द जो हमारी अक्टूबर मंथ की आती है और नवंबर मंथ की जो हमारी विजन आईएएस की बुकलेट है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, तो पॉलिटी और गवर्नेंस मैंने पढ़ा दिया था, तो लेट्स कम टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इंडिया एंड यूरेशिया। तो यूरेशिया पहले हम मैप में देख लेते हैं कहाँ है। तो दिस इज़ यूरेशिया, दिस ब्लू कलर पार्ट इज़ यूरेशिया। दिस इज़ अफ्रीका विच इज़ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जो पार्ट है वो अफ्रीका है। एंड देन दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। एंड जीलैंडिया इज़ द स्मॉलेस्ट माइक्रो कॉन्टिनेंट, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो माइक्रो कॉन्टिनेंट कौन सा अभी रिसेंटली स्टेब्लिश हुआ है, दैट इज़ जीलैंडिया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका के बीच में है। एंड अंटार्कटिका इज़ द कॉन्टिनेंट एंड पैसिफिक ओशियन, Southern Ocean, Indian Ocean, North Atlantic and South Atlantic Ocean. These are the oceans. Okay, so let's come to the Eurasia वाला part. तो यूरेशिया क्या है हमारा, तो अभी क्यों ये न्यूज़ में है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो क्या हो रहा है, यूरेशिया अभी आपको पता होगा जो आर्टिक काउंसिल्स जो बनी है, मतलब उसके लिए यहाँ के जो ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण यहाँ के जो ग्लेशियल वाले पार्ट्स थे वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण नेचुरल गैस और ऑयल जो है वो हमको वहाँ पे पॉलीमेटिकली नोड्यूल्स हो गए, वो हमारे ज़्यादा वहाँ पे मिल रहे हैं। तो लोग जो है यूरेशिया का एज अ बहुत, क्योंकि ये जो पार्ट है वो पूरा यूरेशिया से सराउंडेड है, दैट्स वाई यूरेशिया एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में भी। और इंडिया का रिलेशन क्या है यूरेशिया के साथ, कैसे वो मैनेज करेंगी चीज़ों को, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जो है ये अभी न्यूज़ में है। तो चेंजिंग डायनामिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ यूरेशिया necessitate India to have a new integrated approach to Eurasia as per foreign policy expert. Okay, so foreign policies जो foreign policy experts होते हैं, जो experts foreign policy के लिए देखते हैं, तो उन्होंने बोला है कि हमको एक integrated approach बनानी चाहिए और एक न्यू अप्रोच लानी चाहिए यूरेशिया के साथ, कैसे हम अपना इंटरनेशनल रिलेशन ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो अबाउट यूरेशिया की बताएं तो यूरेशिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया है ऑन द अर्थ। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको मैप में ही समझ में आ रहा होगा कि यूरेशिया जो है हमारा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है यूरेशिया है, जिसमें 93 कंट्रीज़ हैं हमारी यूरोप की, मिडिल ईस्ट और एशिया की मिला के। ओके, और ये 5 बिलियन पीपल जो है यहाँ पे ये रहते हैं। सो अभी तक अगर बात करें तो देयर इज़ हाउएवर नो शेयर्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द रीजन। तो कोई भी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कितना रीजन जो है यूरेशिया पार्ट में आता है। बट जनरली अगर बात करें तो यूरोप, वेस्ट एशिया और एशिया जो है 93 कंट्रीज़ जो है हमारी वो वहाँ पे लाई करती हैं। अब व्हाट इज़ द लीडिंग टू द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ यूरेशिया इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर। तो क्या ज़रूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारा यूरेशिया का प्रेजेंट वर्ल्ड में। तो ऑब्वियसली ड्रामेटिक राइज ऑफ चाइना एंड ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस। तो चाइना को आपको पता होगा, चाइना हर तरफ से ग्रो कर रहा है। चाइना इंडिया को हर तरह, मतलब एज पर अगर बताएं तो चाइना, दिस इज़ द चाइना कंट्री, चाइना, ठीक है, ये चाइना है हमारा। इंडिया भी हमारा यूरेशिया का पार्ट है, तो चाइना है ये। तो चाइना और इंडिया का अगर बात करें तो चाइना जो है यूरेशिया के, यूरोप के ज़्यादा करीब है, जिसके कारण क्या हो रहा है, चाइना हर जगह से इंडिया को ब्लॉक कर रहा है और अदर कंट्रीज़ को भी ब्लॉक कर रहा है वहाँ तक पहुँचने में। तो चाइना इन क्वेस्ट टू क्रिएट चाइना सेंट्रिक एशियन ऑर्डर स्ट्राइविंग टू हार्ड क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि हमारे यूएस सैंक्शन करता है। ठीक है, यूएस जो है इतनी ज़्यादा तरीके से अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण चाइना जो है आपको पता होगा सीपेक बनाया है उन्होंने, ठीक है, वो सॉरी आरसीईपी जो है उसमें से इंडिया बाहर हो गया है। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का प्रोजेक्ट है, तो वो सब कहीं ना कहीं यूरेशिया तक चाइना को पहुँचा रहे हैं। फिर चेंजिंग जियो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, ऑब्वियसली अभी क्या हो रहा है, चाइना और यूएस के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, जो भी चीज़ें हो रही हैं, एनिमोसिटी जो बढ़ रहा है, हैज़ लेड दैट चाइना और रशिया जो है दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बिकॉज आपको पता होगा कोल्ड वॉर, मतलब जब हमारा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो चाइना, यूएसए और जो हमारा यूएसएसआर था वो दोनों, मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो जिसके कारण आज भी वो कंटिन्यूएशन में मतलब उस टाइप से है, अभी भी प्रेवलेंट है। तो यूएस अगर यूएस और चाइना के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो चाइना जो है रशिया की तरफ करीब आ रहा है, जो कि यूएस को काउंटर कर पाएंगे। तो देयर इज़ ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन देम ऑन बेल्ट रोड इनिशिएटिव। फिर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में भी हमारा चाइना जुड़े हुए हैं। सो ये हमारी ये एक पॉइंट हो गया। फिर रीजनल जियो स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस, ऑब्वियसली चाइना और रशिया जो है वो पूरी तरह ईरान पे, मतलब धीरे धीरे ईरान की तरफ इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि यूएस सैंक्शन लगाता है ईरान पे। तो
यूएस तो सैंक्शन लगाते हैं, बट चाइना और रशिया जो है यूएस ईरान को वो करते हैं। और ऑल द थ्री हैव रिसेंटली डीपेंड देयर टाइज ऑन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। गल्फ ओमान हुई थी, गल्फ ऑफ ओमान में एक एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें चाइना और रशिया दोनों मिलकर पार्ट लिए थे। फिर स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर बात करें तो यूरेशिया जो है मोस्ट डायनेमिक रीजन है हमारे वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका एनुअल पर कैपिटा ग्रोथ रेट है 4 to 5% है, हमेशा रहता है। फिर रीजन बीइंग डेवलप्ड एज अ काउंटर मेजर टू इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन। तो मिडिल पावर्स लाइक अगर जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें और यूएसए की बात करें, वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही कन्फाइन है। मतलब ज़्यादातर रीजन जो है, ज़्यादातर रीजन में जिसमें फोकस करते हैं दैट इज़ इंडो पैसिफिक रीजन। पर अगर बात करें तो यूरेशिया वाला पार्ट जो है अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये न्यू रीजन है जो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, मतलब सारी चीज़ों में। तो इसलिए जो है चाइना और रशिया जो है वो पूरी तरह इस रीजन पे फोकस कर रहे हैं। चाइना मतलब चाइना जो है हर रीजन पे फोकस कर रहा है, बट यूरेशिया वाले पार्ट में। पर जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान हो गई, ये सब इंडो पैसिफिक रीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसके कारण भी जो है ये यूरेशिया का सिग्निफिकेंस ग्रो हो रहा है। फिर नीड फॉर इंडिया टू हैव अ इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स यूरेशिया। तो इंडिया को क्यों ज़रूरी है यूरेशिया के साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाने की? तो सबसे पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, जो कि मैंने आपको बताया ऑयल और नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारा यूरोशियन स्टेट्स जो हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमको इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडिया के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, स्ट्रेटेजिक पेनिनसुलर लोकेशन जो है यूरेशिया की, वो बहुत सारे रीजन जो है एशिया और वेस्ट एशिया के कंटेन करते हैं, मतलब उनके अंदर आते हैं, और वो पूरी तरह एक इकोनॉमिक हब की तरह मतलब इंडिया का ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरह प्रॉपर फुलफिल करेंगे। जैसे कि हमारा स्किल इंडिया प्रोग्राम हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। फिर टूरिज्म पोटेंशियल, ऑब्वियसली इंडिया जो है इमर्जिंग नेशन है, टूरिज्म नेशन, टूरिस्ट नेशन है, और यूरेशिया के जो भी यूरोप के लोग होते हैं वो इंडिया आते हैं एज अ टूरिस्ट बेसिस पे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इंडिया जो है अभी वर्क कर रहा है कि वो सेंट्रल एशियन ई नेटवर्क जो है डेवलप करेंगे, सेटअप करेंगे, उसका हब जो होगा वो इंडिया में होगा टू डिलीवर टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी। और सारे 5 सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। तो 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं अगर हम बताएं तो दैट इज़ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड वन मोर इज़ उज़्बेकिस्तान। तो वो आप एक और देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 नेशंस जो हैं वो आते हैं, तो इसके लिए भी हमको हेल्पफुल मिलेगा। फिर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो यूरेशियन रीजन जो है इज़ इंटरेस्टेड इन डिक्रीजिंग देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड रशिया, ठीक है। तो यूरेशियन नेशंस जो है वो चाह रहे हैं कि हम धीरे धीरे जो है डिपेंडेंस जो है, हम चाइना और रशिया पे अगर हम ज़्यादा डिपेंडेंस है तो हम उनको धीरे धीरे उनके ऊपर डिपेंड होना कम करें, और हम जो है बाकी रीजन के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेशन कर सकें। फिर स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया की अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया द सेंट्रॉइड ऑफ न्यू यूरेशिया उनको बोला जाता है। ये जो है इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है एंड ऑफ ग्रेट जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यू है इंडिया के लिए। फिर कॉम्प्लीमेंटिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, अगर इंडो पैसिफिक जो है, इफ़ द इंडो पैसिफिक इज अबाउट द दिल्लीज न्यू मैरीटाइम जियो पॉलिटिक्स, तो यूरेशिया इन्वॉल्व्स द रीओरिएंटेशन ऑफ इंडियाज कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी, जो कि हमको बॉर्डर इशूज़, बॉर्डर डिस्प्यूट एड्रेस करने में हेल्प करेंगे। फिर स्ट्रेंथनिंग कल्चरल रिलेशंस, इंडिया का एंशियंट सिविलाइजेशन आपको पता होगा ईरान और इन सब से मिला हुआ है। तो जब भी आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर के पहले बहुत सारे ग्रीक्स आए, वो सब आए, तो वो सब कहीं ना कहीं हमारा कल्चरल भी लिंक बहुत अच्छा है, और बुद्धि साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी हमको बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जांपल बताएं तो जो पीपल्स हैं हमारे साइबेरिया रीजन के, उनका डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे हिंदन हिमालयस पीपल के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंडिया का क्यों ज़रूरी है। अब चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया को एक्सपैंड करने में इन यूरेशिया में, तो जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, फॉर एग्जांपल इंडिया जो है जियोग्राफिकल एक्सेस नहीं है इंडिया के पास सेंट्रल एशिया में, क्योंकि इंडिया जो है अफगानिस्तान के थ्रू होके जाता है। फिर चाइना डोमिनेंस, बेजिंग मस्कुलर अप्रोच टू द लॉन्ग एंड डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइक भूटान में है, नेपाल में है, तो ये हो गया। फिर चाइना जो है अफगानिस्तान के साथ भी क्या रोल है उसका, वो भी। फिर पाकिस्तान रिलक्टेंस, तो पाकिस्तान ने अभी डिक्लाइन कर दिया है कि वो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग को ज्वाइन नहीं करेंगे ऑन अफगानिस्तान, सो दिस इज़ द ऑल्सो चैलेंज। ओके, नाउ लेट्स कम टू द उससे पहले हम इनिशिएटिव्स पढ़ लेते हैं जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं। तो बूस्टिंग, इंडिया ने जो कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है जो हमारी यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ, तो पहला
पहला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि एक्सेस प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान को बाईपास करके। फिर इंडिया, ईरान एंड उज़्बेकिस्तान ने अभी जॉइंट चांबर पोर्ट का जॉइंट यूज़ को डिस्कस किया है। फिर मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट वाज साइन टू ओपन अ मैरीटाइम रूट बिटवीन द चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक, विच इज़ रशिया के फार ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है। फिर इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो कि कॉमन रोड मैप है हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ मिलाने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं। नाउ लेट्स कम टू द वे अहेड फॉर इंडिया। तो ग्रेटर इंगेजमेंट विद यूरोपियन यूनियन एंड नाटो मेंबर्स। ऑब्वियसली इंडिया कैसे हम दोनों को बैलेंस करके अगर हमको चलना है तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो नाटो के साथ भी हमको बहुत अच्छी अलायंस बनानी पड़ेगी और यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि नाटो क्या है, यूएस बेस्ड ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 27 या 28 कंट्रीज आती हैं। तो इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा ग्रेटर दोनों के साथ। तो चाइना जो है, चाइना को हम काउंटर कर पाएंगे। फिर इंटेंसिफाइंग इंडिया रशिया डायलॉग। तो रशिया डज सी चाइना एज अ लॉन्ग टर्म राइवल एंड एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप, ठीक है, टू इंक्लूड कंट्रीज लाइक इंडिया, ईरान, साउथ कोरिया, टू डाइल्यूट द बेजिंग्स पावर। ओके। फिर जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑब्वियसली इंडिया कैन परस्यू, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को परस्यू कर सकते हैं टू इंगेज इन इंडो पैसिफिक रीजन। कोलैबोरेशन विथ ईरान एंड अरब पेनिनसुला। ऑब्वियसली बैलेंसिंग द प्रायोरिटीज, इंडिया नीड्स टू बैलेंस इट्स कनेक्ट यूरेशियन पॉलिसी एंड इट्स एक्टिस्ट पॉलिसी के साथ उनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो दैट्स वाई उस तरीके से इंडिया और यूरेशिया के रीजन जो है, रिलेशन जो है, बढ़ सकते हैं। तो आपको पता होगा यूरेशिया में ही इंडिया आता है, ठीक है। तो यूरेशिया में ही बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, इसलिए वो ज़रूरी है। नाउ लेट्स कम टू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। तो BITs जो है वो मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, जो पिछली बार PD 365 आई थी उसमें भी पढ़ाया है। तो रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है कि इंडिया और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ कैसे होगी, ठीक है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो कि टर्म्स और कंडीशन बनाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। जो भी हम कोई भी नेशनल्स, कोई भी वन कंपनी किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है या पैसे लगा रही है, तो कैसे हम उसके टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगे, कैसे हम जो हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उन सब इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए एक ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो लेट्स रीड द डेफिनेशन। तो BIT आर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एस्टेब्लिशिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस for private investment by nationals and companies of one state in another state to promote and protect foreign private investment in each other territories, ठीक है। तो दोनों टेरिटरीज में वो प्रोटेक्टेड रहें, ओके, और उनको प्रमोट करें। तो BIT जो है एक मिनिमम गारंटी इस्टेब्लिश करता है दो कंट्रीज के बीच जो भी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, सच एज नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब अगर आप कोई भी चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हो तो आप जो अपने उसी प्रोडक्ट का जो वैल्यू आपके कंट्री में है वही वैल्यू आप उसको भी दोगे, दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्रीटमेंट। फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। ऑब्वियसली फेयर और इक्विटेबल होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, लिमिट ईच कंट्रीज एबिलिटी टू टेक ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेरिटरी, मतलब आपको लिमिट करना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स राइट, ठीक है। कैसे करोगे आप इन्वेस्टर्स राइट का प्रोटेक्शन? थ्रू ICSID, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो कि मतलब डिस्प्यूट ऑल्टरनेटिव क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स राइट, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, वेयर बाई इन्वेस्टर्स कैन अप्रोच ICID रेदर देन सुइंग टू होस्ट स्टेट इन इट्स ओन कोर्ट्स, ठीक है, खुद के कोर्ट में ना जाके ICSID में जाएं। तो देयर आर मोर देन 2500 BITs अभी एक्टिव है पूरे वर्ल्ड में। एंड UNCTAD जो है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि पूरे डेटाबेस को मेंटेन करता है, जो भी सारे BITs हैं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं हर स्टेट, दो स्टेट के बीच में, वो कौन मैनेज करता है, विच ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो UNCTAD मैनेज करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, सो BIT समझ में आ गया क्या होता है। BIT एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो दो कंट्रीज के बीच में होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए। उसमें मिनिमम गारंटी स्टेब्लिश की जाती है, जैसे कि नेशनल ट्रीटमेंट हो गया, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन हो गया, एंड इन्वेस्टर्स राइट को प्रोटेक्ट करना कि ICSID में आप जाके ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और UNCTAD जो है वो एक डेटाबेस को मेंटेन करता है।
अब इंडिया का एक्सपीरियंस देखते हैं बीआईटी के साथ। तो इंडिया ने साइन किया था फर्स्ट बीआईटी यूनाइटेड किंगडम के साथ 1994 में, और अभी तक उसने 83 कंट्रीज़ के साथ साइन किया है। और ये बीआईटी जो है नेगोशिएट किस पे होते हैं, इंडियन मॉडल बीआईटी ऑफ 1993 में के बेसिस पे नेगोशिएट किए जाते हैं। ये बीआईटीज़ जो है हैज़ बीन वन द मेजर ड्राइवर्स, ये जो है ये जो जब बीआईटी साइन किया है इंडिया ने, तो बहुत सारा एफडीआई फ्लो हुआ 2001 से 2012 तक। फिर इन 2011 की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑर्डर इंडिया को ऑर्डर किया कि उनको 4.10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है पे करना पड़ेगा वाइट इंडस्ट्रीज को अंडर 1999 इंडो ऑस्ट्रेलिया बीआईटी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन को उनको पे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिर साइमल्टेनियसली अगर बात करें तो इंडिया ने स्टार्ट किया मल्टीपल नोटिस रिसीव करना, मतलब उनको आए अंडर इट्स बीआईटी ड्यू टू द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन डेबिकल एंड द कैंसिलेशन ऑफ 2G लाइसेंसेस बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2G लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए थे, इसके कारण जो है इंडिया के ऊपर ये बहुत सारे नोटिस भेजे गए। फिर शॉक्ड बाय द अवार्ड एंड नोटिस, इंडिया ने अपना फिर से मॉडल बीआईटी जो था उसको रिवाइज किया 2015 में, और सिंस देन इंडिया ने साइन किया कि न्यू बीआईटी विथ ओनली 4 कंट्रीज, उन्होंने सिर्फ 4 कंट्रीज के साथ जो मॉडल बीआईटी एक्ट जो न्यू आया है 2015 वाला, उसमें वो सिर्फ 4 कंट्रीज के साथ साइन किया है, और जो पुराना वाला बीआईटी था वो 77 कंट्रीज के साथ, जो भी 77 कंट्रीज के साथ था वो टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, तो 83 मतलब 77, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 77 कंट्रीज़ के साथ जो भी ओल्डर बीआईटी था उसको सस्पेंड कर दिया, और न्यू बीआईटी जो है वो 4 कंट्रीज़ के साथ साइन किया है। अब इश्यूज़ क्या है मॉडल बीआईटी 2015 के साथ। ठीक है, तो मॉडल बीआईटी जो है ये नी जर्क रिएक्शन है वाइट इंडस्ट्रीज़ का, जो भी वाइट इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब वाइट जो भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनके कारण जो है इंडिया ने किया था, एंड अ सीरीज ऑफ नोटिस दैट इंडिया रिसीव्ड, उसके कारण ही एज अ रिजल्ट द सोल फोकस इज ऑन लिमिटिंग द लाइबिलिटी ऑफ द होस्ट स्टेट, मतलब जो भी स्टेट है जो भी इंपोर्ट कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, जो भी क्लेम कर रहा है, उस स्टेट के लाइबिलिटी को लिमिट करना, एंड रेज द बार रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ क्लेम अंडर द बीआईटी थ्रू। ठीक है, सच एज नैरो डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली डेफिनेशन जो थी इन्वेस्टमेंट की वो नैरो है मॉडल बीआईटी के अंदर। इंडिया ने एक नैरो एंटरप्राइज बेस्ड डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई, जहाँ पे ओनली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होते थे ट्रीटी के अंदर, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थे वो इंक्लूड नहीं होते थे। ठीक है, फिर एग्जॉशन ऑफ डोमेस्टिक रेमेडी, मॉडल बीआईटी जो था उसका मैंडेट क्या था कि जो भी डोमेस्टिक रेमेडी है, मतलब एग्जॉशन ऑफ डोमेस्टिक रेमेडी प्रायर टू इनिशिएटिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, दिस डज लिटिल टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन फॉरेन इन्वेस्टर्स। फिर वाइड डिस्क्रिशनरी पावर टू होस्ट स्टेट जो था यूनिलेटरी एक्सक्लूड कर सकता था, मतलब किसी भी डिसीजंस को, डिस्प्यूट को जो भी इसके अंदर जा रहे हैं उनको एक्सक्लूड कर सकता था होस्ट स्टेट। ठीक है, तो यूनिलेटरली मतलब सिंगली है, खुद ही बस कर सकता था। फिर रिकमेंडेशन क्या दी कमिटी ने, तो कमिटी ने ऑब्जर्व किया कि जो भी नंबर ऑफ बीआईटी इंडिया ने साइन किए हैं 2015 के बाद, और जो भी नेगोशिएशन के अंदर है वो इनएडिक्वेट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो एफडीआई जो है इस बीआईटी से नहीं आ रहा है। तो कमिटी ने रिकमेंड किया कि हमको एक न्यू बीआईटी साइन करना चाहिए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जहाँ पे हमको प्रायोरिटी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए उन कंट्रीज के साथ जहां पे इंडिया जो है ये इस टाइप की ट्रीटीज को ज्वाइन कर सकता है। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे प्रायोरिटी सेक्टर, तो आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला पार्ट भी पढ़ा होगा पीएसएल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी बेसिस पे हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल अभी के केस में प्रायोरिटी सेक्टर हो जाता है हमारा मेडिसिन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, और फिर हमारा वो भी हो जाता है क्या बोलते हैं एनर्जी वाला सेक्टर, तो वो फिर ड्राफ्टिंग बीआईटी, तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है शुड बी ड्राफ्टेड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, ऑब्वियसली टू अवॉइड ओवरबर्डन इंटरप्रिटेशन बाय आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट और क्लेम्स अगेंस्ट इंडिया। फिर रिवाइजिंग द मॉडल बीआईटी, न्यू एक्सपीरियंस जो भी डिस्प्यूट में अराइज हुए हैं उन सबको गेन करके उन सबको भी हैंडल करना, टाइमली सेटलमेंट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग लोकल expertise in investment arbitration, promoting New Delhi International Arbitration Center, reforming domestic judicial system. A few steps has been taken in this direction through a Commercial Court Act 2015 and the amendments to the Arbitration Conciliation Act 1996. Conclusion क्या है, इंडिया जो है
कैपिटल एक्सपोर्टिंग नेशंस बन रहा है धीरे धीरे। तो मेक इन इंडिया पॉलिसी है और जो हमारा गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना बाय 2025 तक, उसको अचीव करने के लिए हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, और इंडिया को जो भी इन्वेस्टमेंट है चाइना में जा रहे हैं वो हमारे इंडिया में है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। ओके, फिर आते हैं इंडिया रशिया मिलिट्री कोऑपरेशन। तो इसमें जो न्यूज़ में है, तो अभी रिसेंटली में 21st इंडिया रशिया समिट हुआ है, जो कि दोनों नेशंस ने 10 ईयर डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट को साइन किया है। जो भी हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था जो भी हमने रशिया से लिया है अभी। तो बैकग्राउंड क्या है इंडिया रशिया डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन का? तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है, रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे के नेशनल टेरिटरी का, और सिमिलैरिटीज ऑफ पोजीशन ऑन वेरियस इंटरनेशनल और रीजनल इशूज़। इन 1971 की अगर बात करें तो दोनों नेशन ने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन साइन किया था, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कब बने थे? 2000 में बने थे। फिर 2021 में समिट हुआ इन दोनों के बीच, जो कि अनदर पॉइंट था इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ाने के लिए। 2+2 डायलॉग हुआ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर के बीच टू एक्सचेंज ग्लोबल व्यूज़ एंड रीजनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो भी होती है। फिर मेजर एग्रीमेंट जो है 21st इंडिया रशिया समिट में क्या क्या दिए हैं? तो अलॉन्ग विद डिफेंस कोऑपरेशन अगर बात करें तो दोनों नेशन ने जॉइंट प्रोडक्शन जो है वो जॉइंट प्रोडक्शन करने की बात की है, जो मतलब 100,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं उनके लिए, ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, जिसका टारगेट है कि हमको बायलैटरल ट्रेड $30 बिलियन करना है और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो है $50 बिलियन करना है बाय 2025 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ रशिया ने जॉइंटली रिस्पॉन्ड किया है अगेंस्ट साइबर अटैक, और जॉइंटली फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक ISIS, अलकायदा, LET हो गए, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। अब डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर बात करें तो डिफेंस रिलेशनशिप जो है इंडिया और रशिया के बीच बहुत सारे डायमेंशन में को इंक्लूड करता है, बट ये सिर्फ एक ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है आर्म्स ट्रेड की तरफ। तो मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन भी होती है, जो कि स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था इंडिया और रशिया ने। इंडिया ने MiG-21 जो है रशिया से परचेस किया है, एंड द वार्म रिलेशनशिप एंड कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट एक्सपैंडेड देयर कोऑपरेशन टू अदर आर्म फोर्सेस। 2009 में बायलैटरल इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इंडिया ने साइन किया था 2011-20 में। टुडे अगर बात करें तो जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्शन एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज इन सब में भी फेमस है, जैसे कि जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लॉन्च किया गया है। फिर जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चर AK सीरीज असॉल्ट राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर। फिर शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो है वो भी ज्वाइन किया है KA-2260 हेलीकॉप्टर के लिए। फिर S-400 मिसाइल्स जो आपको पता है, जो कि हमारे यहाँ अभी इंडिया ने इम्पोर्ट किया है। फिर देखते हैं S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है और काटसा क्या होता है। तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है ये मोस्ट एडवांस्ड मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वर्ल्ड का। इसमें जो है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं, और इसमें ये जो मिसाइल हमको हेल्प करेगा एनिमी एयरक्राफ्ट को ख़त्म करने में। बैलिस्टिक मिसाइल और एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है प्लेन्स एट मल्टीपल रीजन्स पे ये अटैक कर सकता है। फिर काटसा एक्ट जो है दैट इज़ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये जो है US ने एनैक्ट किया था 2017 में। 3 नेशंस के अगेंस्ट इम्पोज किया था, जो कि अगर कोई भी कंट्री 3 नेशन से आर्म्स और डिफेंस लेगी तो उसको बैन किया जाएगा। तो 3 नेशन कौन से हैं? रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अपार्ट फ्रॉम सैंक्शन ऑन 3 नेशंस अगर बात करें तो एक्ट जो है सैंक्शन उन कंट्रीज पे इम्पोज करता है जो इन कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाते हैं डिफेंस में। दिस ब्रिंग्स द करंट S-400 डील बिटवीन इंडिया एंड रशिया अंडर इट्स ऑर्बिट, क्योंकि इंडिया ने अभी डिफेंस मिसाइल ली है, इसके कारण इंडिया जो है इस एक्ट के अंदर आ जाता है। बट US cannot afford to alienate a strategic ally on defense market like India. As a result अगर बात करें तो US लॉ मेकर्स ने इंट्रोड्यूस किया अ बिल फॉर सैंक्शन वेवर टू अवॉइड रिटेलिएटरी US एक्शन ऑन इंडिया। तो बिल इंट्रोड्यूस किया कि US जो है एक्शन ना ले पाए इंडिया पे। ओके, सो दिस इज S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल एंड काटसा। अब आते हैं चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर बात करें तो S-400 ट्रायम्फ जो है वो सिग्निफाइज करता है कि हमारा इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसे डीपेन हो रहा है। बट ये स्टेप्स जो है ये इज़ नॉट
an isolated incident but a culminating effect of changing global and bilateral dynamics. तो changing world order, तो अभी क्या हो रहा है, दो बाइपोलर वर्ल्ड हमारा राइज हो रहा है. पहले क्या था, यूएसए और यूएसएसआर थे, अब यूएसए और चाइना जो है ग्लोबल पावर्स हैं और ये जो है धीरे धीरे क्लोज हैज़ इंक्रीज द क्लोजनेस ऑफ टू नेशंस विथ राइवल सुपर पावर्स. तो रशिया जो है वो धीरे धीरे चाइना के करीब आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण इंडिया और बट इंडिया और चाइना के जो हमारे टेंशन है वो बढ़ते जा रहे हैं. इंडिया जो है धीरे धीरे क्लोज यूएसए के आ रहा है, जिसके कारण हमारे टेंशन बढ़ रहे हैं रशिया और यूएसए के अंदर, ठीक है, और टेंशन बढ़ रहा है रशिया और यूएसए के अंदर. फिर जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें तो विथ रीजनल शिफ्ट हुआ है इंडिया की अप्रोच में, जैसे कि वो इनवर्ड लुकिंग अभी कर रहे हैं और नॉन अलाइनमेंट नेशंस है. ओल्ड कॉमनैलिटीज़ जो थे इंटरेस्ट दो नेशंस के बीच में वो रिप्लेस हो रहे हैं जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के थ्रू. एग्जाम्पल अगर बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ने अभी क्वाड ज्वाइन किया है. यूरेशियन रीजन में कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप टू ग्रैफ जो भी चाइनीज़ की ग्रोइंग पावर है उसको कर्ब करने के लिए. फिर इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो अनलाइक इंडिया और रशिया जो जिनका बायलैटरल ट्रेड जो है $7.5 बिलियन है 2019 में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप इंडिया और यूएसए और रशिया और चाइना का बहुत ज़्यादा डाइवर्स और डीपर. मॉडर्नाइजेशन विद डाइवर्सिटी, तो अगर हमको टू मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम सोवियत एरा और रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट, इंडिया को एक्सपैंड करना पड़ेगा अपने डिफेंस परचेसेस को, ठीक है, क्योंकि इंडिया अगर रशिया बस पे डिपेंड रहेगा तो बहुत सारे नेशन से अपना मतलब दूरी बना सकता है. तो इसलिए इंडिया को अपना डिफेंस जो परचेसेस है उसको एक्सपैंड करने पड़ेगा लाइक अदर नेशंस के साथ. फॉर फ्रांस हो गए, इसराइल हो गए, यूएसए हो गए, तो ऐसे जो है हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा क्योंकि रशिया से अभी इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डिफेंस जो चीज़ें हैं वो बाय करता है. इसलिए इंडिया को जो है अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी. अब वे अहेड की बात करें तो लेटेस्ट डिफेंस कोऑपरेशन फॉर पीरियड 2021 to 31 वो हमको हेल्प करेगा कि हम कैसे स्टेप्स ले सकते हैं स्टेप्स ले सकते हैं कि हम जो इंगेजमेंट है दो नेशंस के बीच में बढ़ा सकते हैं. तो सबसे पहले न्यू थिएटर्स फॉर कॉमन इंटरेस्ट, सबसे पहले हमको कोलैबोरेशन को ब्रॉडन करना पड़ेगा बायलैटरल और रीजनल इशूज़ से. फिर अपग्रेड करना पड़ेगा हमको डिफेंस कॉपरेशन टू मेक इन इंडिया. जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट हमको ये भी करना पड़ेगा. अपग्रेड रिलेशनशिप एंड वर्क ऑन रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. ओके, नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट की अगर बात करें तो ओवर 87,000 यूएन पीस कीपर्स फेस ग्रेटर थ्रेट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो यूएन पीस कीपर्स जो हैं, यूएन पीस कीपर्स क्या हैं, जो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स मिशन में जाते हैं, जो भी जहाँ पे भी अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो वो रिजॉल्व करने जाते हैं. तो वो जो है ग्रेटर थ्रेट फेस कर रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव आ रहा है. तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग चीफ जो है जियान पेरी लेक्रॉक्स उन्होंने बोला है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है वो अभी ज़्यादा थ्रेट उनको ज़्यादा हो रहा है एज़ कंपेरिजन टू जो जहाँ पे वो रिजॉल्व करने जा रहे हैं वहाँ पे. तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उनको सॉल्व करने में, जो भी इश्यूज़ है पीस कीपिंग फोर्सेस मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनमें कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट आर ड्रिवन बाय मल्टीपल फैक्टर्स. ऑब्वियसली एथनिक टेंशन है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, रिसोर्सेज मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, टेररिज्म है. फिर कॉन्फ्लिक्ट आर मल्टी लेयर्ड बिकॉज लोकल और रीजनल, नेशनल बस नहीं है, रीजनल और ग्लोबल हो रहे हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग टेररिस्ट एक्टिविटी इन अफ्रीका, इम्पवरिश्ड सहल रीजन. प्रेजेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनहांसर्स. ऑब्वियसली डिजिटल टेक्नोलॉजीज के कारण क्या हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे और ज़्यादा चीज़ें बोल रहे हैं जिसके कारण और ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, जिसके कारण और ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं. पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट डिटेरिएटेड. फिर स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मेक यूएन पीस कीपिंग फोर्स मोर इफेक्टिव. तो ऑब्वियसली उनको पहले उनका मेडिकल सपोर्ट और इक्विपमेंट हमको बढ़ाना चाहिए, जैसे कि पीस कीपर्स जो भी हैं हमारे, उनको वो हर जगह मूव कर सकें ईजिली, रिएक्टिव हों, और उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना चाहिए. फिर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ विमेन. पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हमको विमेन को इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज ज़्यादा विमेन होंगी तो वो ज़्यादा विमेन की प्रॉब्लम समझ पाएंगी. फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीस कीपिंग विच विल इनेबल बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए और बेटर कलेक्शन होना चाहिए जो कोई भी इन्फॉर्मेशन का. अब देखते हैं अबाउट यूएन पीस कीपिंग. तो पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आते हैं. इनके ट्रूप्स और पुलिस जो है वो मेंबर स्टेट ही प्रोवाइड करते हैं और दे आर गाइडेड बाय 3 बेसिक प्रिंसिपल से गाइडेड होते हैं, जैसे कि कंसेंट ऑफ पार्टीज, मतलब हर पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए और फोर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक वो सेल्फ डिफेंस के लिए ना हो. ठीक है,
तो दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स, थ्री बेसिक प्रिंसिपल जिस पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस बनाई जाती हैं। फिर इंडिया एंड यूएसए एग्री ऑन अ ट्रांजिशनल अप्रोच ऑन इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवी आपको मैंने इकोनॉमिक्स वाला जब पार्ट पढ़ाया था PT 365 उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ पे भी देखते हैं, सबसे पहले इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इक्वलाइजेशन लेवी जो होता है वो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। वो उन फॉरेन फर्म्स को टैक्स करने के लिए, मतलब उन फॉरेन फर्म्स से टैक्स करने चाहिए जिनका एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। मतलब ठीक है, फॉरेन फर्म्स जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं है तो उनको ये टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए ये इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, जैसे कि अमेजॉन और गूगल जो है वो हमको टैक्स प्रोवाइड करते हैं। अब अभी ये न्यूज़ में किया है, तो अभी इंडिया एंड यूएसए ने अभी पैक्ट साइन किया है कि हमको इक्वलाइजेशन लेवी से ट्रांजिशन करना पड़ेगा। सेटलमेंट इज ब्रॉडली ऑन द लाइंस ऑफ वन रीच्ड अंडर यूनिलेटरल मेजर्स कॉम्प्रोमाइज अमंग यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, स्पेन विथ यूएस। ठीक है, तो लेटर अगर बताएं तो इक्वलाइजेशन लेवी मैंने बता दिया। तो लेटर यूएस ने कंडक्ट किया इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी डिजिटल टैक्सेस के ऊपर जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इटली, यूके ने अडॉप्ट किया था एटसेट्रा। उन्होंने बोला कि जो भी ये जो कंट्रीज जो है इक्वलाइजेशन लेवी लगा रही हैं तो ये जो है यूएस बेस्ड जो भी कंपनीज हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं अपनी कंपनीज के साथ। ठीक है, तो अमेजॉन वगैरह को डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन अक्टूबर 2021 में 136 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने अभी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है 15% का इन कंपनीज पे लगाया। ठीक है, तो ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स मैंने बताया था कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो भी टैक्स से बचती हैं उनको 15% टैक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है PT 365 में, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ से पढ़िएगा। तो अभी यही 136 कंट्रीज़ और इंडिया ने एग्री किया है कि वो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगाएंगे जो कि 15% है, एज वेल एज इक्विटेबल सिस्टम ऑफ टैक्सिंग प्रॉफिट ऑफ बिग कंपनीज इन मार्केट वेयर दे आर अर्न। जहाँ पे भी वो पैसा अर्न कर रही है, जहाँ पे भी वो पैसा, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई कंपनी नहीं है पर इंडिया में वो पैसे अर्न कर रही है तो उनको जो है इंडिया को उस प्रॉफिट पे इंडिया को टैक्स भरना पड़ेगा। तो डील रिक्वायर्स कंट्रीज टू रिमूव, इस डील्स के अंदर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के अंदर सारी कंट्रीज को अपने डिजिटल सर्विसेज टैक्स को रिमूव करना पड़ेगा और अदर सिमिलर यूनिलैटरी मेजर्स को। प्रपोज्ड सॉल्यूशन अगर बात करें ऑफ ग्लोबल टैक्स डील कंसिस्ट ऑफ 2 कंपनीज, जिसमें 2 कंपोनेंट्स, पिलर 1 है, एक पिलर 2 है। पिलर 1 क्या है, जहाँ पे रीएलोकेशन ऑफ एन एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट जुरिडिक्शन, और पिलर 2 है कि मिनिमम टैक्स और सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स। एज पर इंडिया यूएस पैक्ट की अगर बात करें तो इंडिया ने कंटिन्यू किया है कि वो यूटिलाइजेशन लेवी टिल मार्च 31, 2024 तक लगाएंगे और टिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पिलर 1 विच एवर इज अर्लियर। जो भी मतलब या तो पिलर 1 यूज़ करेंगे या तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है 31 मार्च 2024 तक लगाएंगे। ओके, सो दिस इज़ द इंटरनेशनल पार्ट। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और प्लीज़ लेक्चर देखिए और लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं अभी ये पढ़ा रही हूँ और PT 365 में जैसे ही आएगी वैसे ही स्टार्ट करूँगी। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन।